बेटा हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। आपने मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ ही लिया। डाइपोल मतलब जिस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। अब क्या करना है आपने कि एक करंट लूप लेनी है जो बिहेव करता हो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। बताती हूँ मैं आपको। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एक सर्कुलर कोयल लेनी है। ठीक है, ये होगी आपकी सर्कुलर कोयल कोयल होगी। इसके बाद आपने इसमें करंट की डायरेक्शन शो करनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आपको पता ही है कि जब कोई कंडक्टर किसी करंट को कैरी कर रहा होता है, उसके नियर बाय क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होती है। जब किसी कंडक्टर में चार्ज कैरी क्या कर रहा हो, वो करंट कैरी कर रहा हो, तो उसके नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्रोड्यूस होती है। अब बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्रोड्यूस कौन सी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले इसमें जो कैरी करंट कर रहा है एक सर्कुलर में, अब आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा कि जब आप इस सर्कल को ऊपर की तरफ से देखते हैं, अबव द सरफेस ऑफ देखते हैं, तब आपको ऐसा लगता है जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, जब आप इस सर्कुलर कॉइल को ऊपर से देखते हैं, ठीक है, अबव द टॉप। अब जब आप इसी लूप को या इसी कॉइल को नीचे से देख रहे हो, उसकी बैकवर्ड साइड से, तब आपको लगेगा जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि जब आप इसी सर्कुलर लूप को उसके ऊपर वाले फेस से देखोगे, तब आपको लगेगा कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जब आप इसी सर्कुलर कॉइल को बॉटम ऑफ द पार्ट से देखेंगे, नीचे की तरफ से देखेंगे, तब आपको लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका मतलब है कि इसी करंट लूप के अब दो सिरे हो गए, एक हो गया अबव, एक हो गया बॉटम वाला। ठीक है, जब आपने मान लीजिए कि ये जो आपका करंट का सिरा है जिसमें क्या जा रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तब ये आप कहाँ से देख रहे हो इसे? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, व्हेन सीन फ्रॉम अबव। जब आप इस कॉइल को अबव से देख रहे हो, तब आपको लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब ये होगा फर्स्ट पॉइंट इसका। अब इस करंट की वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो आपने वो पता लगानी है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। इसको फाइंड आउट करने के अब दो मेथड है। ठीक है, एक तो है आपने पढ़ा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें लगेगा फ्लेमिंग, कौन सा रूल लगेगा इसमें? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्योंकि कोई भी अगर कॉइल सर्कुलर हो, अगर वो करंट कैरी आई कर रही हो, तब उसमें राइट हैंड रूल लगता है। अब जब कोई भी कंडक्टर स्ट्रेट हो, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो उस कॉइल में जो स्ट्रेट है उस कंडक्टर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। अब हमें पता है ये कॉइल कैसी है, सर्कुलर है, तब इसमें कौन सा रूल लगेगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा थंब था, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ करंट को। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, चार्ज कैरी कर रहा है ये, और इसमें जो करंट है, करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और जिस डायरेक्शन में मेरी ये फिंगर कर्ल्स हुई है, वो शो कर रही थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? अगर मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और जिस तरफ मेरी फिंगर कर्ल्स है वो दिखा रही थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें करंट कैसे जा रहा है?
इसमें करंट बेटा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये देखो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज की। अब मैंने अपना थंब उसी डायरेक्शन में घुमा देना जिस डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है। अब देखो जिस डायरेक्शन में मेरा करंट, अपने अपने हाथ को ऐसे ही अपने घुमा देना है कि थंब रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को। तो मेरा जो करंट है वो कैसे जा रहा है, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और देखो मेरी फिंगर किस तरफ कर्ल्स हुई है, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किस तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है वो, ठीक है, मतलब ऐसे जा रही है। अब सेम देखो करंट ये था हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें मेरी फिंगर किस तरफ कर्ल हुई थी, ऐसे ऊपर की तरफ। कैसे जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। ये तो था कि जब हमने इसको अबव से देखा, ऊपर से देखा। जब आप इसी लूप को नीचे से देखोगे, मतलब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। जब आप व्हेन सीन फ्रॉम बॉटम, जब आप इसको नीचे की तरफ से देखोगे तब आपको लगेगा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। और क्लॉकवाइज जाने पर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो कैसे जा रही है, वो भी क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एक ही लूप के दो एक अबव और एक बॉटम पार्ट होने की वजह से, अब यह था कि जब वो सीन हम अबव से देख रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, और इसके दो ही सिरे हैं कि जब हम इसको बॉटम से देखते तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे जा रही थी, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी जब हमने इसको अबव से देखा। जब हमने इसको टॉप से देखा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही थी, क्लॉकवाइज जा रही थी। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसको फाइंड आउट करने का एक इजी ट्रिक और है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था बेटा स्टार्टिंग में, कि जब किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है तब हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि अब ये नॉर्थ पोल देखो, ठीक है। नॉर्थ पोल में क्या है, अबव, और ये नीचे वाला सिरा देखो एरो वाला, जिस डायरेक्शन में ये एरो मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सिरा है एंटी क्लॉकवाइज वाला ये हमें नॉर्थ पोल दे रहा है, ठीक है। अब किसी कॉइल में जब करंट क्लॉकवाइज जा रहा होता है तब वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, साउथ पोल की डायरेक्शन को शो करता है। क्योंकि अब इसके आप एरो को देखिए, ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। और इसमें क्या है, ये नॉर्थ पोल का बब सिरा है, ये किस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब किसी कोयल में करंट एंटी क्लॉक जा रहा हो तब वो नॉर्थ पोल को शो करता है, और जब किसी पोल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो तो वो साउथ पोल को शो करता है। तो हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हेल्प से भी फाइंड आउट कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से एंटर हो रही हैं और अबव से वो लीव कर रही हैं। यहाँ पर भी सेम कि वो नीचे से एंटर हो रही है और अबव पार्ट से वो निकल रही है। तब वो यहाँ से जो नीचे से वो जो एंटर कर रही है लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, हम उनको बोल लेते हैं कि वो साउथ पोल है, ठीक है। अब यहाँ से जो बाहर निकल रही है जो, उनको हम बोलते हैं कि वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है बॉटम से, ठीक है, डाउनवर्ड से, उसको हम बोल देते हैं कि वो साउथ पोल है। और यहाँ से वो लीव कर रही है उस कंडक्टर को, उसको हम बोल देते हैं कि वो नॉर्थ पोल है। अब इससे क्या पता चलता है कि किसी लूप में जो कैरी कर रही होती है करंट वो किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है। जब हम उसको अबव से देख रहे हैं तो वो नॉर्थ एंड साउथ पोल बना रही है, ठीक है। जब हम उसको बॉटम से देखते हैं तब भी वो नॉर्थ एंड साउथ पोल बना रही है। समझ रहे मेरी बात। तो वो कैसे एक्ट कर रही है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि जब करंट एंटी जा रहा है तब भी वो नॉर्थ साउथ पोल बना रही है, जब करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तब भी वो नॉर्थ एंड साउथ पोल बना रही है। तब हम इसका आगे थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं, कैसे बिहेव कर रही है ये, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह नॉर्थ पोल से वो लीव कर रही है उस कंडक्टर को और साउथ पोल से वो एंटर कर रही है, ठीक है।
तो हम इसमें कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अब वो इंक्रीज़ होगा। किसकी वजह से इंक्रीज़ होगा? जब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जितना करंट इस कॉइल में जा रहा है, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा बनेगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसके एरिया के, एरिया ऑफ द करंट लूप। जितना इस लूप का एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरी दिस कोयल। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है एरिया पर भी, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू ए। हमें पता है कि जब हम डायरेक्टली का निशान हटाते तो वहाँ पे लगता है कांस्टेंट, और के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट आई ए है व्हेन के की वैल्यू जब 1 है, तब हम इसके यहाँ से इसके ऐसा यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के क्या होंगे ऐसा यूनिट? हमें पता है करंट के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर, और एरिया के मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के? एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई इंटू ए, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि अगर उसमें करंट लूप में करंट ज़्यादा हो, ज़्यादा जितना स्ट्रॉन्ग करंट है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा, और जितना इस लूप का एरिया बड़ा हो उतना इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? करंट को हम पता है एम्पियर में मेज़र करते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसके? एम इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर हमने इनको इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा? एम एंड आई इंटू ए वेक्टर। अब तो ये थी बात कि लूप है जो उसमें सिर्फ एक ही कोयल है। ठीक है, एक ही कोयल है। कोयल का मतलब होता है कि हमने उस जो कैरी कर रही होती है लूप वायर, कि हमने उसको कितने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ वायर के साथ लपेटा हुआ है। अब मान लीजिए एम इज इक्वल टू आई ए है, जब वहाँ पे एक ही लूप कैरी कर रहा है वो, मतलब एक ही बार हमने उस पर तार लपेटी हुई है। जब वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स वायर लपेटी होंगी तब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? एम इज इक्वल टू एन आई ए, कि जब ये कोयल नंबर ऑफ टर्न्स वायर के साथ लपेटी होंगी। ठीक है, समझ रहे हो? तब नंबर ऑफ टर्न्स एन आई ए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्ट्रॉन्ग होगा।